चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करें ना। इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग ये चैप्टर देखें। देखो, आगे के जो चैप्टर हमने देखे ना, चैप्टर 5, 6, 7 जो थे वो हमारी कंट्री की प्रॉब्लम्स के बारे में थे, जिसमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, ये सब के बारे में समझा था ना। अब आगे के जो कुछ चैप्टर्स है ना, वो हमारी कंट्री की वर्किंग के बारे में। आपको ध्यान है कि हर कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 3 सेक्टर होते हैं। 3 सेक्टर आते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। आते हैं कि नहीं? प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर और उसके रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, नेचर के साथ जुड़ी हुई सब एक्टिविटीज, वो सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, वो 2 सेक्टर आपको ध्यान है, जिसमें से हमें इस चैप्टर में हमारे मेन प्राइमरी सेक्टर के बारे में समझना है, और उसमें से भी मेन एक्टिविटी एग्रीकल्चर के बारे में हमें समझना है। एग्रीकल्चर, हमें ध्यान ही है कि हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल कंट्री कहलाती है हमेशा से। हमारी कंट्री का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, हमेशा से यही है ना। और अगर एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस समझे सबसे पहले कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, और ध्यान देना यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब सिर्फ खेती नहीं, सिर्फ खेती नहीं, खेती के साथ जुड़े हुए सब कामकाज हैं। मतलब एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ एनिमल हस्बेंडरी आ जाता है, फिशरीज आ जाते हैं, बी कीपिंग आ जाती है, ठीक है ना, डेयरी इंडस्ट्री उनके साथ आ जाता है। मतलब डेयरी इंडस्ट्री नहीं, जो कैटल रेयरिंग होती है और उनमें से जो मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, ये सब। सो एग्रीकल्चर के साथ ये सब जुड़े हुए हैं, और एग्रीकल्चर हमारी कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है। हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल कंट्री तो है ही, और इसी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का बैकबोन है, या कहो हमारी पूरी इकोनॉमी का बैकबोन कहलाता है। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी की तरह है, कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ना हो ना, तो हमारी कंट्री का समझो बैलेंस ही नहीं रहेगा। आप जस्ट इमेजिन करो ना कि अगर हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी ना हो, बैकबोन ना हो, तो हमारा शरीर ऐसे जैसे हम सीधे खड़े हैं वो खड़े रह पाएंगे? नहीं खड़े रह पाएंगे। हमारा शरीर स्मूथली चलेगा ही नहीं, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। वैसे ही हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर है, ये बैकबोन है। अगर एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हो गया या बंद पड़ गया या कमजोर हो गया, तो पूरी इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी। देखो, एग्रीकल्चर है सबसे पहले, तो इसके थ्रू पूरी कंट्री को फूड प्रोवाइड होता है। एग्रीकल्चर के थ्रू ही पूरी कंट्री को फूड प्रोवाइड होता है कि नहीं? हमारी कंट्री की आज के टाइम में 142-43 के करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन को 3 वक्त का खाना चाहिए। हर किसी को दिन में 3 वक्त का खाना चाहिए ही ना। और ये खाना कौन प्रोवाइड करता है? जिसका रूट या कहो जिसका बेस है वो ये एग्रीकल्चर ही है। तो अगर एग्रीकल्चर कमजोर हो गया, तो फिर ये सब चीजें कहाँ से मिलेगी, लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा? क्योंकि एग्रीकल्चर ही है जहाँ पे ग्रीन, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्लावर्स, ये सब चीजें जो है वो तैयार होती है। तो इनके थ्रू ही तो लोगों को खाना मिल रहा है ना। और अगर कहो कि एग्रीकल्चर है तो ही हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी चल रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में से जो कैश क्रॉप्स तैयार होते हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं ना। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं। जैसे कॉटन है तो उसमें से कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं इंडस्ट्री में से, तो जो कॉटन क्लोथ की इंडस्ट्रीज हैं उनको रॉ मटेरियल कॉटन वो एग्रीकल्चर में से ही मिलता है ना। यही तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। जैसे शुगर बनता है, जगरीज बनते हैं, ये सब किस में से बनते हैं? शुगर कैन में से। तो शुगर कैन एग्रीकल्चर में से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। सिल्क के क्लोथ बनते हैं तो सिल्क वहां से मिल जाता है, ठीक है ना। जूट के जो प्रोडक्ट बनते हैं तो जूट एग्रीकल्चर में से मिलता है। ऐसी कितनी सारी चीजें हैं। तो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी एग्रीकल्चर के थ्रू मिलता है। इसी वजह से अगर एग्रीकल्चर कमजोर हो गया तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कमजोर हो जाएगा। अब सोचो, सपोज अगर रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को नहीं मिल रहा है, तो इंडस्ट्रीज जो है वो अपने प्रोडक्ट बना नहीं पाएगी। और अगर इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट नहीं बना पा रही है, तो जो मार्केट में डिमांड है प्रोडक्ट की वो कैसे पूरी होगी? तो मतलब उसकी वजह से पूरा मार्केट भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या डगमगा जाएगा। होगा ना ऐसे? अगर इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल अगर इंडस्ट्री में नहीं जाएगा, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कमजोर, जिसकी वजह से मार्केट कमजोर हो जाएगा। और सीधी सी बात कि अगर ये 2 सेक्टर कमजोर हो गए, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये 2 सेक्टर अगर कमजोर हो गए, तो तीसरा सेक्टर तो खुद ब खुद डगमगा जाएगा। जो थर्ड सेक्टर हमारा सर्विस सेक्टर है, उस पर तो खुद ब खुद इफेक्ट आ जाएगा।
तो इसलिए सोचो ना कि हमारी पूरी इकोनॉमी चल रही है वो एग्रीकल्चर की वजह से चल रही है। अगर ये सेक्टर ऊपर नीचे हो गया तो पूरी इकोनॉमी पे उसका इफेक्ट आएगा। इसी वजह से तो एग्रीकल्चर को हमारी कंट्री का बैकबोन कहते हैं। सही बात है ना इसके लिए। तो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट तो है और हमारी कंट्री का मेन ऑक्यूपेशन भी है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर की कंडीशन कहो ना तो वो कंडीशन हमारी कंट्री में हमेशा से अच्छी नहीं है। हमेशा से मतलब हाँ, एंशिएंट टाइम में तो बहुत अच्छी थी। ब्रिटिशर्स से पहले का टाइमिंग कहो तो वो हम हमेशा कहते हैं कि हमारी कंट्री को तो सोने की चिड़िया कहते थे। ठीक है ना, इतनी रिच जो है वो कंट्री, और यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही था। एग्रीकल्चर के जरिए ही हमारी कंट्री ने बहुत प्रोग्रेस की थी। लेकिन ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने आकर जो है वो यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसके बाद से एग्रीकल्चर सेक्टर इतना नीचे गिर गया है कि वो अभी तक पूरी तरह से ऊपर उठ नहीं पाया है। एग्रीकल्चर सेक्टर की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी नहीं है। हुई है ग्रोथ, मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ कि आजादी के बाद बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुई, काफी ग्रोथ हुई है, लेकिन फिर भी जितना बाहर की कंट्रीज में एग्रीकल्चर की ग्रोथ है और जितना डेवलपमेंट है उतना डेवलपमेंट हमारी कंट्री में नहीं है। तो क्या है हमारी कंट्री में, क्या सिचुएशन है, क्यों ग्रोथ नहीं है, उसके बारे में आप चैप्टर में कुछ समझे। जैसे पॉइंट यही आता है, प्रेजेंट सिचुएशन इन इंडिया। एग्रीकल्चर की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है हमारी कंट्री में। तो प्रेजेंट सिचुएशन समझनी है तो एग्रीकल्चर के अलग अलग पार्ट समझने होंगे। ठीक है ना, उसका इकोनॉमी पे अलग अलग तरह से इफेक्ट समझना होगा। जैसे सबसे पहला इफेक्ट आता है कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम। अगर एग्रीकल्चर हमारा मेन ऑक्यूपेशन है तो उसका कितना हिस्सा जो है वो नेशनल इनकम में जा रहा है। हमारा जो जीडीपी तैयार होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो जीडीपी तैयार होता है मतलब कंट्री में ओवरऑल जितने भी प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उसी के थ्रू हमारी नेशनल इनकम काउंट होती है ना। तो उसमें एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो देखो, जैसे कहते हैं कि 1950 में नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 53.1% था। मतलब 1950 आजादी के बाद अगर कहो तो हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम थी ना उसमें से आधा हिस्सा एग्रीकल्चर में से आ रहा था। बराबर, क्योंकि हमेशा से हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट लोग जो है वो एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और 2011 तक आते आते अगर कहो तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 13.9%, अप्रोक्सीमेट 14%। देखो कितना बड़ा डाउनफॉल है, कितना बड़ा जो है वो ये लेस हो रहा है। मतलब 53.1 से लेकर 13.9%। अच्छा, अब ये जो कमी हुई है उसके फायदे भी हैं नुकसान भी है। फायदे इसीलिए क्योंकि कोई भी कंट्री जब अपना डेवलपमेंट करने जाती है ना तो वो डेवलपमेंट करते वक्त स्टार्टिंग में उसका एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ऊपर होता है। ये जनरल है, कुछ कुछ कंट्रीज में एक्सेप्शंस हैं, वो अलग बात। लेकिन जनरली हर कंट्री में स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर सेक्टर ऊपर होता है, धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा थोड़ा नीचे जाता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर ऊपर आता जाता है। बराबर, और उन दोनों के कंपैरिजन में धीरे धीरे सर्विस सेक्टर ऊपर आता जाता है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, कुछ कुछ एक्सेप्शंस हटाकर ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्री अपने सर्विस सेक्टर की वजह से डेवलप्ड होती है। तो हमारी कंट्री में भी एग्रीकल्चर सेक्टर पहले बहुत ऊपर था, फिर वो धीरे धीरे कम होता गया और इंडस्ट्रियल सेक्टर ऊपर आता गया। 1956 में हमारी कंट्री के जो 5 ईयर के प्लान बनते हैं ना, गवर्नमेंट बनाती है ना 5-5 साल के प्लान, 5 ईयर प्लानिंग जो होती है, तो आजादी के बाद पहली 5 ईयर प्लान हुई थी 1951 से 55 तक की, मतलब 50 से 55, वो पहले 5 साल। और 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान आया था। उस सेकंड 5 ईयर प्लान में ही हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर जोर देना शुरू कर दिया था। तो मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर का धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा और एग्रीकल्चर सेक्टर धीरे धीरे कम होने लगा, जो इफेक्ट यहाँ दिखाई देता है। इसलिए नेशनल इनकम में पहले आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर में से आता था, अब वो बहुत कम हो गया है। अब ज्यादातर हिस्सा इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर में से आता है नेशनल इनकम में। तो ये फायदा भी है कि हाँ भाई, अगर एग्रीकल्चर कम हुआ है तो फिर जो है वो इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर इंक्रीज हुआ है, ये बेनिफिट है। लेकिन हाँ, कुछ नुकसान भी है इन चीजों का कि एग्रीकल्चर सेक्टर कम हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी जितनी ग्रोथ होनी चाहिए ना वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं है, कम हो गया तो बिल्कुल कम हो गया है। जो डेवलपमेंट होना चाहिए, कहते हैं क्वांटिटी में कम भले हो, क्वालिटी में इंक्रीज होना चाहिए। ध्यान देना बेटा, कोई भी सेक्टर क्वांटिटी में भले कम हो जाए लेकिन क्वालिटी उसकी हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। वो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में नहीं हो पाया है। ठीक है ना, उसके रीजंस भी आगे समझेंगे।
नेशनल इनकम के बाद अगर एम्प्लॉयमेंट के बारे में समझे कि एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, मतलब कितने लोग एग्रीकल्चर का काम करते हैं। और पहले भी बताया सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज, एनिमल हस्बेंडरी, बी कीपिंग, फिशरीज और कैटल रेयरिंग जो भी आता है, ये सब एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज कहलाती है। और उनमें एम्प्लॉयमेंट कितना है, तो वो भी आजादी के वक्त एम्प्लॉयमेंट 72% था। मतलब जब आजादी मिल रही थी ना 1950 के आसपास, तब जो है हमारी कंट्री की 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर और उससे एक्टिविटीज से जुड़ी हुई थी। इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर बहुत कम था। 72% लोग, ये बहुत बड़ा नंबर है। और 2014 तक आते आते वो नंबर कम हो गया, 49% हो गया। 49% मतलब अप्रोक्सीमेट कहो तो भी आज भी हमारी कंट्री में आधी पॉपुलेशन खेती और उससे जुड़े हुए काम करती है, 49%। ये अगर कहो तो ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव इसीलिए कि बहुत बड़े नंबर एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा लोग, 49%। नेगेटिव इसीलिए कि हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर में इतने लोगों की जरूरत ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में डिसगिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। आगे समझा था ना अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में, डिसगिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक्स्ट्रा लोग जुड़े हुए हैं, इतनी जरूरत ही नहीं है। एक एग्जांपल दूं ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, ऑस्ट्रिया जैसी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर के थ्रू अपना डेवलपमेंट किया है, एग्रीकल्चर के थ्रू, ये एक्सेप्शंस हैं। तो वहां पर कितने लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं, या जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हर कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर तो है ही। बताया ना 3 सेक्टर जो होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर। तीनों सेक्टर में से कोई भी एक सेक्टर हमेशा निकाल दें ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हर कंट्री में तीनों सेक्टर कम या ज्यादा प्रोपोर्शन में होते ही है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहां पर भी एग्रीकल्चर के कितने लोग जुड़े हुए होते हैं पता है, सिर्फ 5% के आसपास, 5 से 10% के लोग। फिर भी पूरी कंट्री में एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा डेवलपमेंट रहता है। और हमारी कंट्री में कहो 49% लोग, आधी पॉपुलेशन आज उसमें काम कर रही है। अप्रोक्सीमेट कहो तो 140 करोड़ में से 70 करोड़ लोग उसमें जुड़े हुए हैं अंदाजे से। लेकिन इसके बावजूद एग्रीकल्चर की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए बाहर के देशों के कंपैरिजन में नहीं हो पा रही है। दूसरा कहो एक्सपोर्ट इनकम। हाँ, हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो एक्सपोर्ट तो होता ही है ना, एक्सपोर्ट इनकम जरूरी है हर कंट्री के लिए। तो एग्रीकल्चर का कितना हिस्सा, तो जब आजादी का वक्त था तो जितना भी एक्सपोर्ट होता था, पहले तो एक्सपोर्ट भी बहुत कम था, बरोबर ना, एक्सपोर्ट भी हमारी कंट्री से बहुत कम होता था पहले भी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो डिस्ट्रॉय किया था हमारी कंट्री में, तो एक्सपोर्ट बिजनेस भी बहुत लेस हो गया था। फिर भी जितना भी एक्सपोर्ट होता था ना, उसमें से 70% एक्सपोर्ट इनकम एग्रीकल्चर में से आती थी। 1950 में से जितना भी एक्सपोर्ट होता था 70%, क्योंकि एग्रीकल्चर के ही प्रोडक्ट बाहर की कंट्री में जाते थे। इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप्ड नहीं थी, सर्विस सेक्टर इतना अच्छा नहीं था कि उस उनमें से कुछ चीजें एक्सपोर्ट हो सके, ऐसी थी नहीं। तो इसलिए 70% उसमें से आता था। और 2014 में आते आते 14.2%, देखो कितना कम हो गया कि एग्रीकल्चर में भी 14.2% अब खाली एक्सपोर्ट इनकम आती है, और बाकी की एक्सपोर्ट इनकम इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर में से आती है। क्योंकि अब हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज्यादा है, तो इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन ज्यादा है तो उसमें से अब इनकम ज्यादा अच्छी आती है, वो एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं, बरोबर। इसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड का हो, तो एग्रीकल्चर हमारी पूरी कंट्री के लिविंग स्टैंडर्ड पर भी तो इफेक्ट करता है ना, क्योंकि जैसे बताया कि 72% पहले लोग, आज भी 49, आधी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और पूरी पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर के खाने पे डिपेंड है कि नहीं। हमारी कंट्री में तो ऑलमोस्ट सब वेजिटेरियंस हैं, ठीक है, और नॉन वेजिटेरियन भी है तो भी वेजिटेरियन का यूज तो करते ही हैं, मतलब अनाज वगैरह तो खाते ही है ना, ठीक है, फूड ग्रेन्स, पल्सेस वगैरह ये सब तो हमारे यहाँ पर हर घर में बनता है। तो मतलब सब कोई एग्रीकल्चर पर तो डिपेंड है ही। तो एग्रीकल्चर के थ्रू ही सबको खाना मिलता है, प्रॉपर फूड मिलता है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन उन्हें मिलता है, जिसकी वजह से उनकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी होती है, ठीक है। और इवन एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों को इनकम वहीं से ही मिलती है। सब जो किसान हैं वो एग्रीकल्चर से ही कमाते हैं, और अगर उन्हें कमाई अच्छी होगी तो जिसकी वजह से उनकी भी तो इनकम अच्छी होगी ना, और उनकी इनकम अच्छी होगी तो मतलब लिविंग स्टैंडर्ड उनका अच्छा हो पाएगा ना, ठीक है। अच्छा, और कितना फूड जो है वो प्रोवाइड होता है, तो एक नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं कि 1950 में, वही जब इंडिपेंडेंस मिल रहा था उस वक्त, हमारी कंट्री में एवरेजली पर पर्सन को
395 ग्राम पर हेड पर डे मिलता था। कितना अनाज या कितना जो है वो एग्रीकल्चर में से उनको फायदा मिलता है या कहो खाना मिलता था, तो अप्रोक्सीमेट एवरेजली 395 ग्राम पर हेड पर डे लोगों को मिलता था। इतना अनाज एग्रीकल्चर में तैयार होता था कि उतनी पॉपुलेशन को, जो 2013 में इंक्रीज होके 511 ग्राम पर हेड पर डे जो है वो आप लोगों को मिलता है। अच्छा, ये कहते हैं कि भाई थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर आप डिफरेंस देखो ना तो 1950 में हमारी कंट्री की पॉपुलेशन करीबन 36 करोड़ के आसपास थी, 36 करोड़ के आसपास थी, बराबर ना, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन। और इतनी पॉपुलेशन में भी पर हेड पर डे लोगों को 395 ग्राम ही मिलता था। 2013 तक आते आते हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर में बहुत कमी आई, ये सब देखा ना, नेशनल इनकम में कमी हो गई, कम लोग जुड़े हुए हैं, पता है जमीन भी कम हो गई। पहले खेत के कितनी जमीन थी, अर्बनाइजेशन हो गया तो खेती की जमीन भी कम होती गई, बराबर ना, जितने हेक्टर में पहले खेती होती थी अब बहुत कम हेक्टर में हो रही है। और इवन पॉपुलेशन भी तो बढ़ गई, 1950 में 36 करोड़ थी तो 2013 तक आते आते यहाँ पर 125 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन हो चुकी थी। पॉपुलेशन में कितना बढ़ा, 100 करोड़ की अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन बढ़ गई। इसके बावजूद लोगों को खाना कम नहीं मिला, लोगों को खाना ज्यादा मिल रहा है, बराबर। खेती की जमीन कम हो गई, लोग कम जुड़े हुए हैं, ज्यादातर लोग इंडस्ट्रीज में चले गए, एग्रीकल्चर में लोगों की कमी हो गई, जमीन कम हो गई। इसके बावजूद पॉपुलेशन बढ़ी, इसके बावजूद लोगों को ज्यादा अनाज मिल रहा है। जो पहले ड्रॉट की प्रॉब्लम होती थी, भूखमरे की प्रॉब्लम होती थी, वो प्रॉब्लम्स अब नहीं है। अब इवन गवर्नमेंट के पास पता है सरप्लस अनाज बच भी जाता है। पहले लोगों को खाने की कमी हो जाती थी, एक साल बारिश ना हो ना तो लोग भूखे मर जाते थे, है ना, सब किसान। लेकिन अब उल्टा लोगों के पास सरप्लस अनाज रहता है कि अब कोई भी भूख से, अनाज न मिलने की वजह से मर रहा हो, ये नंबर बहुत कम है। तो ये एग्रीकल्चर का एक अच्छा डेवलपमेंट कह सकते हैं कि पहले लोगों को इतना अनाज मिल रहा था, अब इतना इतना ज्यादा अनाज मिल रहा है। लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है एग्रीकल्चर की वजह से, ठीक है ना, ये एक बेनिफिट कह सकते हैं। और दूसरा एक बेनिफिट कहो तो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर में जो जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी ग्रोथ भी अगर आप देखो ना तो यहाँ पर जैसे है कि क्रॉप्स 1950 में कितने बनते थे और 2013-14 में कितने बन रहे हैं, वो भी मेट्रिक टन में। मेट्रिक टन मतलब कहलाता है अप्रोक्सीमेट 1000 केजी, 1000 केजी वो 1 मेट्रिक टन कहलाता है। मतलब फूड ग्रेन्स की अगर बात करो ना तो 1950 में 51 मेट्रिक टन मतलब 51,000 केजी अप्रोक्सीमेट वो फूड ग्रेन्स तैयार होते थे, 51,000 केजी, ठीक है, ये पर ईयर की बात है। और फिर 2013-14 में कितने तैयार होने लगे, 264.4 मेट्रिक टन मतलब 264.4 थाउजेंड केजी, इतना जो है ये अनाज तैयार होता था। ग्रोथ देखो, डायरेक्टली जो है वो 5 गुना ग्रोथ दिखाई देती है, बराबर ना। 50 से लेकर 250 या 264 तक का हो तो 5 टाइम्स की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई देती है, हुई ना इतनी ग्रोथ इतने टाइम में। पल्सेस में जो दाल वगैरह हम खाते हैं उनमें भी कहो तो पहले 8.4 मेट्रिक टन तैयार होता था, वो 19.6 करीबन डबल जितना हो चुका है ये। शुगर कैन में भी 69 मेट्रिक टन से 348 मेट्रिक टन, ये भी करीबन 5 टाइम्स के आसपास है, ठीक है ना, 5 गुना के आसपास जो है वो ये इंक्रीज हुआ है। ऑयल सीड में भी 5.1 मेट्रिक टन से 32.4 मेट्रिक टन तैयार होते हैं, 6 गुना की मतलब 6 टाइम्स की ग्रोथ समझ पड़ती है। कॉटन में भी 2 से लेकर 36, पहले 2 मेट्रिक टन 2.1 से 36.5 मेट्रिक टन, देखो कॉटन में 18 टाइम्स की ग्रोथ है, 2 से 36 18 टाइम्स, 18 गुना ग्रोथ हो चुकी है कॉटन में। तो ये भी एक ग्रोथ कह सकते हैं ना हम लोग कि हाँ एग्रीकल्चर ने डेवलपमेंट किया है, प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से तो पहले लोगों को जितना अनाज मिलता था अब उससे कई ज्यादा अनाज मिल रहा है, ये है ना। और इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होता है, बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो हमने पहले ही बताया कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए बेस है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेगी। ये देखो कॉटन का प्रोडक्शन 18 टाइम्स बढ़ गया, तो ये कॉटन में से सभी इंडस्ट्रीज में से जाता है ना जिनमें से कॉटन क्लोथ बनता है। सो जो कॉटन का इतना प्रोडक्शन बढ़ा है
तभी तो हमारे यहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री भी इतनी अच्छी तरह से चल पाती है। चलते हैं ना, हमारी कंट्री की मेन इंडस्ट्रीज में से कॉटन इंडस्ट्री मानी जाती है। इतने सारे कॉटन के कपड़े तैयार होते हैं, इतनी बड़ी कहो कि भाई इतने बड़े रेंज में कॉटन इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर चल रही है। उसका बेस कौन? तो उसका बेस यही ना, एग्रीकल्चर। इनका डेवलपमेंट हो रहा है तभी तो ये डेवलप हो रहा है। आ रही है ना बात समझ में? तो हाँ, सही बात है कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर ने डेवलपमेंट किया है, मना नहीं करते कि एग्रीकल्चर एकदम खराब ही पड़ा हुआ है डेवलपमेंट। लेकिन यार जितना डेवलपमेंट रियली होना चाहिए ना, उतना नहीं हो पाया है। ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही आता है कि कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर जितनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर का जितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब जितनी ताकत है यहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर को कि वो इतना बड़ा ग्रोथ कर सकती है, उतना ग्रोथ नहीं हुआ है। बराबर ना, रियली नहीं हुआ है। कि चलो एक एग्जांपल देता हूँ कि बाहर के देशों में अगर आप देखते हो, बाहर के देशों में शायद आपने टीवी में या कहीं पे देखा होगा कि वहां पे खेत कैसे होते हैं पता है? इतने लार्ज प्रोपोर्शन में खेत होते हैं, इतने बड़े खेतों में कि वहां पर खेतों में कभी फर्टिलाइजर डालना हो ना, या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड दवाइयां ऊपर से डालते हैं ना, तो वो बाकायदा प्लेन से जो है वो दवाइयां डालते हैं। शायद आपने टीवी में देखा होगा कि वो प्लेन के थ्रू पूरे खेतों में जो है वो दवाइयां डालते हैं। वहां के जो फार्मर्स होते हैं ना, उन फार्मर्स के पास अपना प्राइवेट शॉर्ट प्लेन होता है, प्राइवेट प्लेन छोटा सा, कि जिनके जरिए वो पूरे अपने खेत में जो है वो पानी डालते हैं या फर्टिलाइजर डालते हैं। और हर चीज के लिए उनके पास डेवलप्ड मशीनरीज होती हैं। शायद आपने एग्रीकल्चर में बाहर के देशों में देखा होगा ऐसा। बाहर के देशों में कभी कोई फार्मर का नाम लिया जाता है ना, तो हाँ उनके माइंड में आता है हाँ भाई ये रिच फार्मर है, इनके पास देखो इतनी अच्छी मशीन है, अपना प्लेन है। हमारे यहाँ पे अब इमेजिन करो ना, हमारे यहाँ पर कैसा है? हमारे यहाँ पे किसान का नाम लिया जाता है ना, माइंड में पहली इमेज आती है गरीब किसान की। कोई रिच किसान हो, कोई रिच फार्मर हो, है मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिच फार्मर हो ऐसी इमेज हमारे माइंड में क्रिएट ही नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसी सिचुएशन ही नहीं बन रही है ना, ऐसा डेवलपमेंट ही अभी तक नहीं हुआ है कि ये कह सके कि यार भारत के किसान तो एकदम सब अमीर किसान हैं, ठीक है ना, उनके पास अपने प्लेन है। प्लेन तो इतनी दूर की बात है कि यहाँ पर तो कितने किसानों को अभी तक ट्रैक्टर भी नहीं मिल पाया है, तो प्लेन का तो कहाँ पर हम सोच सके। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ग्रोथ हुई है एग्रीकल्चर की, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पोटेंशियल है, हमारे एग्रीकल्चर में भी पोटेंशियल है कि इतना डेवलपमेंट कर सके, लेकिन वो नहीं हुआ है। वो प्रोडक्टिविटी आज भी कम है। और क्यों कम है उसके रीजन देखने हैं। कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, क्यों यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम है? तो अच्छा क्यों कम है उनके कुछ रीजन देखें तो आते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल या अदर फैक्टर्स आते हैं। पहले इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स देखते हैं। इंस्टीट्यूशनल मतलब गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, हमारे आसपास की पॉलिसीज कहलाती हैं, ये सब इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में आते हैं। जैसे सबसे पहला आता है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, है ना। ये ब्रिटिशर्स के टाइमिंग से एग्रीकल्चर का एक ऐसा रेवेन्यू सिस्टम बना था, ठीक है, रेवेन्यू जो टैक्स सिस्टम ब्रिटिशर्स ने अपने लिए बनाया था, ठीक है ना। ऐसा सिस्टम बना था कि जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर हद बाहर डिस्ट्रॉय हो चुका था, बहुत ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। यहाँ पर जो है वो जमींदारी प्रथा, महालवारी प्रथा, रैयतवारी प्रथा, ये सब प्रथाएं वो ब्रिटिशर्स के टाइम में स्टार्ट हुई थी। ब्रिटिशर्स और उनके साथ जुड़े हुए होते थे पहले जो गांव थे, उन गांव के जमींदार, गांव के सेठ, ठीक है ना, वो सब ब्रिटिशर्स के साथ जुड़े हुए थे और वो दोनों मिलकर किसानों को बर्बाद करते थे। जमींदारी प्रथा, महालवारी या रैयतवारी प्रथा, ये प्रथाएं ऐसी थी कि जिसमें किसानों को पहले तो हेल्प दी जाती थी, लेकिन उस हेल्प के बदले में किसानों से सब कुछ जो है वो लूटा जाता था। और रेवेन्यू सिस्टम तो ऐसा कि जैसे ब्रिटिशर्स ने ये रैयतवारी प्रथाएं बनाई थी कि जिनमें से ब्रिटिशर्स उनसे टैक्स लेते हैं ना। आज हम सरकार को टैक्स देते हैं तो कैसे टैक्स देते हैं? पैसों में टैक्स देते हैं, जितनी इनकम हुई उसके हिसाब से टैक्स देते हैं। लेकिन पहले जो ब्रिटिशर्स टैक्स लेते थे ना, वो अनाज से टैक्स लेते थे। अनाज में मतलब वो किसानों को क्लियरली बोलते थे आपका जितना भी प्रोडक्शन हो ना, उसमें से इतना हिस्सा हमें दे देना है, ठीक है ना, जितना भी हो उसमें से इतना हिस्सा या इतने किलो वो हमें दे देना है, ठीक है ना, और वो भी कंपलसरी। तो मतलब किसान जितनी भी खेती करता ना, आधे से ज्यादा खेती उन्हें ब्रिटिशर्स को और जमींदारों को देनी पड़ती थी। तो उनके पास खेती कहाँ बचे? बाहर बेचने के लिए उनके पास मार्केट में बेचने के लिए कुछ होता ही नहीं होता ना। तो जिसकी वजह से धीरे धीरे और फिर उन्हें कभी पैसों की जरूरत पड़ती, मदद की जरूरत पड़ती, तो वो जमींदार
यहाँ सेठ के पास, जो गांव के सेठ होते, उनके पास वो मदद मांगने के लिए जाते, और वो उन्हें मदद देकर अपने ब्याज में, अपनी बातों में इस तरह से फंसा देते ना कि वो किसान बेचारे पूरी जिंदगी उनके कर्जदार बन जाते। वो उन्हें कहते थे, ऐसी महलवारी प्रथाएं थी कि जिसमें किसानों को अपनी ही जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी। ठीक है ना भाई, टैक्स देना है, किसानों के पास कुछ भी नहीं है, तो वो अपनी जमीन गिरवी रखते थे, कोई जमींदार के पास या तो फिर कोई ब्रिटिशर्स के पास। और जमीन गिरवी, अब सपोज अगर हम आज के टाइम में बैंक से लोन लेते हैं, तो अपना घर गिरवी रखकर बैंक से लोन लेते हैं, तो कैसे होता है कि लोन हमने चुका दी, 5 साल 10 साल जितना भी टाइम हो, लोन चुका दिया तो हमारा घर हमारे नाम पे वापस हो गया। लेकिन पहले वो इस तरह से किसानों को फंसाते थे, किसान अपनी जमीन गिरवी रखते थे लेकिन पूरी जिंदगी वो जमीन वापस ले ही नहीं पाते थे, वो उन्हें ऐसे ब्याज में फंसा देते थे। ठीक है, और अपने किसानों को अपनी ही जमीन में मजदूरों की तरह काम करना पड़ता था कि जमीन भी मेरी है, खेती भी मेरी है, और मैं ही मजदूरी की तरह, नौकर की तरह अपने ही घर में काम कर रहा हूँ, ऐसी हालत किसानों की होती थी। ठीक है, तो ऐसी जो ये रेवेन्यू सिस्टम्स थे ना, वो इतने बुरे थे ब्रिटिशर्स के टाइमिंग में कि हमारी एग्रीकल्चर जो इतनी ग्रोथ पे थी ना, वो एकदम डाउन हो गई, बर्बाद हो गई, और इतनी बुरी तरह से बर्बाद हुई, जो मैंने बताया पहले भी, कि अभी तक वो पूरी तरह से उठ पाई नहीं है। जितनी ग्रोथ अभी तक होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। हाँ, आज गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है वो रूल्स रेगुलेशंस चेंज किए हैं, नई नई पॉलिसीज बनाई है। जमींदारी प्रथाएं कुछ समय पहले भी हमारे देश में चलती थी, भले ब्रिटिशर्स चले गए, जो गांव में थे, गांव के जमींदार अभी भी किसानों को लूटते थे, लेकिन फिर सरकार ने पॉलिसीज बनाई है। जैसे टिलर की जो है वो पॉलिसीज आती है ना, लैंड टिलर की पॉलिसीज हमारे गुजरात से शुरू हुई थी। ठीक है, कि गुजरात में ये गुजराती नाम रखा गया था, खेड़े तेनी जमीन, खेड़े तेनी जमीन, ये नाम से पॉलिसी स्टार्ट हुई थी, है ना, टिलर्स लैंड करके पॉलिसी शुरू हुई थी। जिस पॉलिसी में एक ग्लिम्पस बताऊं तो कुछ ऐसा था कि अगर कोई किसान 11 साल से ज्यादा, 11 साल तक अगर कोई जमीन पे वो मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है ना, तो सरकार वो जमीन उसके नाम पे करके देती है। सरकार हेल्प करती है कि अब से ये जमीन परमानेंटली तुम्हारे नाम पर होगी, अब तुम्हें मजदूरी नहीं करनी है, अब ये तुम्हारी जमीन है। क्योंकि जैसे पहले बताया, पहले किसान इतना टाइम तक जो है वो मेहनत करते, फिर भी पूरी जिंदगी अपनी जमीन वापस नहीं ले पाते थे। लेकिन अब ये गवर्नमेंट का रूल था, खेड़े तेनी जमीन, जो मजदूरी करेगा ना, अगर करीबन 11 साल तक वो एक ही जमीन पे मजदूरी कर रहा है, तो सरकार वो जमीन उसके नाम पर करके देती है, सरकार की तरफ से। तो उन्हें भी तो अपनी लाइफ में अपनी जमीन मिल सके ना, बरोबर ना। ऐसे रूल्स बने थे, है ना, अब हैं ऐसे रूल्स, लेकिन वो भी जैसे हमेशा हम कहते हैं कि वो सिर्फ पेपर्स में रह जाते हैं, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर फाइनेंस आता है। देखो, फाइनेंस, किसानों को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है, भाई अपनी खेती का डेवलपमेंट करना है, घर पे कुछ काम काज है, उसके लिए पैसों की जरूरत है, आज हमें पैसों की जरूरत होती है तो हम बैंक से लोन लेने जाते हैं। लेकिन पहले के किसान है, ऐसे बैंक या ऐसी सर्विस सेक्टर तो था नहीं प्रॉपर, तो बैंक जो किसान जो है वो कहाँ से पैसे लेते थे, तो जो गांव में मनी लैंडर्स होते, मनी लैंडर्स है ना, सेठ कहलाते, शाहूकार कहलाते, जो पैसे देने वाले, वो उनसे पैसे लेते थे। करीबन 71% जितने जो है वो किसान उन्हीं से ही पैसे लेते थे, क्योंकि बैंक वगैरह तो होती ही नहीं थी पहले, तो उनसे पैसे लेते, तो वो इस तरह से मैनिपुलेशन करते, इस तरह से उन्हें फंसा देते थे बातों में, और ब्याज में फंसा देते, ब्याज पे ब्याज जो है वो चढ़ाते जाते थे, कि वो किसान जिंदगी भर बस ब्याज भरता ही रह जाता था, उसकी मुद्दल कभी पूरी नहीं होती, वो जमीन कभी वापस ही नहीं मिलती थी उन्हें, जैसे पहले भी बताया। तो ऐसे एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए उनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं थी, तो वो किसान जो है वो इतने कर्जदार बन जाते हैं ना कि जिंदगी भर वो कर्जे में डूब जाते, इवन उनकी पीढ़ियां भी वही कर्ज चुकाती रहती थी, ये हालत होती। तो उनका डेवलपमेंट हो कैसे, जो हम बात कर रहे थे पहले के किसान के पास प्लेन होना चाहिए, ऐसी कंडीशन में उन्हें मिलेगा? सोचो, मिलेगा उन्हें ऐसी कंडीशन में? कहाँ से मिल सकता है? हाँ, आज के टाइम में सिनेरियो चेंज हुआ है, अब गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो एग्रीकल्चर फाइनेंस बैंक चलती है, एनडीडीबी जैसी जो है वो बैंक्स हैं, कि जिसकी वजह से मनी लेंडर्स कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी 25% के आसपास किसान वो उन्हीं से ही पैसे लेते हैं, उन्हें बैंक का यूज़ करना ही नहीं आता। अरे यूज़ करना कैसे आएगा, गवर्नमेंट भी तो खुद उनके पास जो है वो बहुत कम जाती है। ठीक है ना, हमारे यहाँ पर, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, जनरली बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट किसानों के साथ इस तरह से बिहेव करती है कि जैसे वो किसान ना हो ना, कि कोई जो है वो, क्या कह सकते हैं कि पहले नहीं जैसे अनटचेबिलिटी चलती थी, छूत अछूत का भेदभाव चलता था, और
उनके साथ जैसा बिहेव होता था ना, आज हमारी गवर्नमेंट, कितने लोग, नहीं बोल रहा हूँ सब, बहुत लोग किसानों के साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं। कोई किसान बैंक में लोन लेने जाता है ना, उन्हें तो ऐसे माना जाता है कि ये लोन लेने आया, देखो ये कैसे देगा पैसे, ऐसी हालत हो जाती है उनके साथ। जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि ये किसान है ना, उनकी वजह से जो है वो हमारी पूरी कंट्री चल रही है। अगर ये ना होते ना तो हमारी पूरी कंट्री नहीं चलेगी, जो आगे ही हमने बताया। अगर ये किसान काम नहीं कर रहे हैं, 49% अभी भी काम कर रहे हैं, अगर ये भी छोड़ दें कि नहीं हम तो दूसरा काम करते हैं, तो हमारी पूरी कंट्री जो है वो डगमगा जाएगी और उनके साथ बहुत बुरा बिहेवियर होता है। तो जब फाइनेंस की हमेशा एग्रीकल्चर में ज़रूर पड़ती है ना, वो फाइनेंस भी उन्हें प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं होता। पहले वो शाहूकार देते थे, मनी लेंडर्स देते थे, अब बैंक देती है। फायदे हुए हैं लेकिन जितने होने चाहिए उतने तो नहीं है। दूसरा कहो एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, देखो किसान चलो इतनी मेहनत से 2 महीने 3 महीने 4 महीने मेहनत करके अपनी खेती करता है, और खेती करने के बाद आता है कि अब जो अनाज तैयार हुआ है इसे बेचे कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर बेचें। तो उनके लिए भी उनके पास पहले फैसिलिटीज नहीं थी भाई, उन्हें पता ही नहीं था कि कौन से मार्केट में जाकर बेचना है, कहाँ उन्हें बेचना है और कौन से भाव में बेचना है, ये उन्हें नहीं पता था। तो इसका फायदा जो ब्रोकर्स होते, जो दलाल कहलाते बीच में, वो लेते थे, ठीक है ना। किसानों का इनमें भी जो है वो फायदा लिया जाता था कि जो ब्रोकर्स होते हैं ना, वो बहुत कम भाव में उनसे अनाज ले लेते हैं और खुद जाकर बाहर बड़े शहरों में, बाहर बड़े मार्केट्स में बहुत ज़्यादा भाव में बेचते थे। तो किसानों को तो उनकी इनकम मिली नहीं ना, उनका हक मिला ही नहीं, बराबर। उन्हें मार्केट की नॉलेज ही नहीं मिली कभी भी कि कहाँ जाकर और कितने भाव में बेचना है, वो उन्हें पता ही नहीं चला, ठीक है ना। वो ब्रोकर सब उन्हें जो है वो बर्बाद कर देते थे। आज भी ये चीज़ें बदली है, अब गवर्नमेंट ने प्रॉपर मार्केट स्टार्ट किए हैं, ब्रोकर्स का सिस्टम हटा दिया है। अब एएमपीसी जैसे मार्केट जो है वो हर सिटी में है, कि जहाँ पर प्रॉपर सरकार एरिया बना के देती है कि आप आओ गांव से और यहाँ आकर अपना जो है वो अनाज बेचो, ठीक है। वहाँ पर ऑक्शन प्रोसेस भी है, बोली लगाई जाती है, अनाजों की बोली लगाई जाती है, आज भी चलता है। ये फायदे हैं, लेकिन फिर भी वही बात आती है, सब में पॉइंट वही है कि प्रॉपर जो है वो बेनिफिट सबको नहीं मिला। आज भी कितने किसान हैं जिन्हें ऐसे मार्केट के बारे में पता नहीं है, आज भी वो ब्रोकर्स में फंसे रहते हैं, तो उन लोगों की तो ग्रोथ हो ही नहीं रही है ना, बराबर ना। दूसरा रूरल सोशल स्ट्रक्चर, हमारा सोशल स्ट्रक्चर, हमारी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, हमारा जो है वो बैकवर्ड माइंडसेट, ये भी हमें हमेशा पीछे रखता है। हमारे किसान कैसे हैं पता है, ऐसे नहीं कहते हमेशा भूल जो है वो सरकार की है, दोनों तरफ तो भूल है ना। हमारे यहाँ के फार्मर्स भी फेटलिस्ट हैं। फेटलिस्ट मतलब कहलाते हैं जो नसीब के सहारे बैठे रहते हैं, कुछ भी गलत होता है ना सिर पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, अब मैं क्या करूँ, हमारा तो नसीब ही ऐसा है। वो खुद हाथ पैर मारकर खुद को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि क्यों हमें दलालों के पास जाना है। जो अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि क्यों हम दलालों के पास जा रहे हैं, हम सीधा ही मार्केट ढूंढेंगे, खुद सरकार के पास जाएंगे, ठीक है ना। जो एक अवेयरनेस होनी चाहिए उनमें, वो अवेयरनेस उनमें नहीं है कि कुछ भी होता है। आज भी वो इतनी बैकवर्ड मेंटालिटी के हैं, कितने किसान आज भी ऐसा मानते हैं कि हमारी ज़मीन जो है वो हमारी माता की तरह है, ये धरती माता है, सही बात है, मानना है। तो वो ऐसे मानते हैं कि धरती माता है ना, इनके ऊपर मशीनें नहीं चलानी चाहिए। तो आज भी कितने किसान जो है वो ट्रैक्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो बुलक्स का यूज़ करते हैं, ये सोच लेकर कि इनमें मशीनें नहीं चलानी चाहिए, कि हमारी गाय जब इनके ऊपर चलेगी ना तो खेती और अच्छी होगी। ये सोच आज भी बहुत किसानों की है। तो ऐसी जो बैकवर्ड मेंटालिटी है, ऐसा जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो कहाँ ग्रोथ कर पा रहा है। आज जहाँ पर प्रॉपर मशीनों की ज़रूर है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, वो लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसी सोच की वजह से। और कुछ गलत होता है, एक दिन बारिश नहीं हुई तो वो पूजा पाठ करने लगते हैं कि किसी साल बारिश नहीं तो पूजा पाठ करेंगे और कुछ करेंगे। ऐसा नहीं कि सरकार को जो है वो रिक्वेस्ट करे कि हमें नई कैनल बना के दो, नहर बना के दो, बारिश नहीं हो रही है हम वहाँ से पानी लेंगे। वो हाथ पैर मारना हमारे किसानों ने नहीं सीखा है, वो नसीब के सहारे बैठे रहते हैं, ठीक है ना। इनकी वजह से भी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं हुई। ये सब थे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। दूसरे आते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में ये सब बातें आई गई कि जितनी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट उनके लिए होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी के सब सामान हैं, ठीक है ना। प्लाउइंग से लेकर सीड सोइंग से लेकर आखिरी में हार्वेस्टिंग तक सब मशीनें हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं, ठीक है।
कि ट्रैक्टर भी हैं, थ्रेशर भी है, हार्वेस्टर्स भी हैं, सब मशीनें अवेलेबल हैं हमारे हर छोटे छोटे कामकाज के लिए, सब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी फार्मर्स तक प्रॉपर पहुंची नहीं है। कितने किसान हैं उन तक पहुंची है, कितने किसानों तक नहीं पहुंची है, ठीक है ना। और जो बताया भी कि कितने किसान वो लेना ही नहीं चाहते हैं और गवर्नमेंट देना नहीं चाहती, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसी टेक्नोलॉजी जो लो प्राइस में लेनी चाहिए या देनी चाहिए फार्मर्स को, वो नहीं दे रहे हैं। किसानों के लिए जैसे कितनी जगह पर है ऐसी स्कीम गवर्नमेंट रखती है कि आप बैंक से लोन लो, हम आपको सब्सिडीज देते हैं कि जिसमें ट्रैक्टर जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकायदा ट्रैक्टर फ्री में मिलेगा किसानों के लिए, ऐसी पॉलिसीज हैं। लेकिन इन पॉलिसी सरकार ने बनाई है कि कितने किसानों के लिए रखा है कि उन्हें फ्री ट्रैक्टर मिलेगा, लेकिन जो बैंक में काम करने वाले लोग हैं ना, वो इन पॉलिसी का गलत फायदा उठाते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि नहीं भाई फ्री में ट्रैक्टर नहीं मिलेगा, कि भाई 10 लाख का ट्रैक्टर है ना, वो जो है वो आपको करीबन 2-3 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, तो फिर आपको जो है वो हम ट्रैक्टर दे देंगे। ये बीच में रिश्वत लेते हैं वो लोग, बराबर। तो जो टेक्नोलॉजी किसानों को लेनी चाहिए वो नहीं लेंगे ना, वो मना ही करेंगे कि यार हम कैसे लें पैसे, ठीक है। ऐसी बहुत जगह होता है, ये टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नहीं है पर ऐसा रियलिटी में बहुत जगह होता है। सरकार कहते हैं कि हम आपको 10 लाख का ट्रैक्टर फ्री में दे देते हैं, हाँ उनके कुछ रूल्स होते हैं पर बाकायदा उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट की तरह ही मिलता है, लेकिन बीच में जो आते हैं ना ब्रोकर्स वर्कर्स, वो इतना भ्रष्टाचार करते हैं ना कि उन तक वो टेक्नोलॉजी पहुंच ही नहीं रही है। खाली ट्रैक्टर नहीं, हर मशीनों के बारे में यही है, तो वो लोग टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज हो ना, हाइब्रिड सीड्स हैं, जैसे ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स के लिए जो मशीन्स आती हैं, ठीक है, इन सब का अगर प्रॉपर यूज हो तो हमारा एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स में आते हैं। अदर फैक्टर में जैसे प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का प्रेशर, ये तो है ही। जैसे पहले भी देखा 72% लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं, या अब हो गए 49%। इतने लोग अगर जुड़े हुए हैं तो इन सबको भी तो इनकम चाहिए, ठीक है ना। एग्रीकल्चर से चलो अनाज वो खुद उगा लेंगे, लेकिन बाकी की चीजें हमें भी तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सब चीजें चाहिए ना, ठीक है ना। हर एक चीज के लिए हम खर्चा करते हैं ना, तो ये खर्चा किसानों को भी तो करना पड़ता है, तो उन्हें इनकम कहाँ से मिलेगी। हमारे यहाँ पर डिसगिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है जो ये पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत करता है। अब सोचो कि एक घर में जो है वो अगर 4 भाई हैं, ये पहले भी हमने एक बार एग्जांपल दिया था कि एक घर में अगर 4 भाई हैं, चारों भाई खेती कर रहे हैं, अब जरूर 2 की है, बाकी के 2 तो एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं, ये डिसगिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। तो इनकम जो हो रही है, सपोज अगर उन्हें महीने की 50,000 की इनकम हो रही है, क्या, तो अगर 2 ही काम करेंगे ना तो दोनों को 25-25 हजार मिलेंगे, उनका डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन 4 लोग काम कर रहे हैं, चारों भाई हैं, तो उनकी भी तो फैमिली होगी ना, चारों की अपनी अपनी अपने अपने खर्चे होंगे, तो चारों को कितना मिल रहा है, 25,000 की जगह 12,500 चारों को मिल रहे हैं, बराबर। जो महीने के 2 लोग काम करेंगे तो 25-25 हजार मिलेंगे, ओवरऑल जो है वो उनका डेवलपमेंट होने लगेगा। लेकिन 4 लोग काम कर रहे हैं, इनकम उतनी ही है, तो अब सबको 12-12 हजार मिल रहे हैं, 12,500 मिल रहे हैं, तो सीधी सी बात, वो खर्चा कम हो जाएगा, ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये पॉपुलेशन का प्रेशर जो है वो इफेक्ट करता है एग्रीकल्चर पे। या फिर लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, आखिरी पॉइंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारी गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग ही तो प्रॉपर नहीं कर रही है ना, ठीक है ना। हमारी गवर्नमेंट पता है आज तक कंफ्यूज है कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे करना है, एग्रीकल्चर के थ्रू करना है कि इंडस्ट्रीज के थ्रू करना है कि सर्विस सेक्टर के थ्रू करना है। इवन आज तक हमारी कंट्री इसके बारे में कंफ्यूज्ड है, रियली कंफ्यूज्ड है। जब आज़ादी मिली ना, हमारी कंट्री तो हमेशा से एग्रीकल्चर कंट्री कहलाती है। 1950 के आसपास जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, तब उन्होंने एग्रीकल्चर की ग्रोथ करना शुरू किया, ठीक है ना, कि हाँ भाई हमारी कंट्री को एग्रीकल्चर के जरिए हम डेवलप्ड बनाएंगे, एग्रीकल्चर की ग्रोथ करो। पहले 5 साल के प्लान में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में यही हुआ। फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान आया ना 1956, तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं, एग्रीकल्चर का ग्रोथ होता रहेगा, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ करो पहले, है ना, हम लोग इंडस्ट्री के थ्रू डेवलप्ड होंगे, मतलब हमारी कंट्री को इंडस्ट्रियल कंट्री बनाएंगे। अब 1956 में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट शुरू कर दिया। इन 5 सालों में हालत इतनी खराब हो गई कि हम लोग खेती के लिए बाहर के देशों पे डिपेंड हो गए। यहाँ अनाज इतना बन ही नहीं रहा था कि पूरी पॉपुलेशन को मिले, बाहर की कंट्री से हमें अनाज लेना पड़ता था। तो 1960 में जब थर्ड 5 ईयर प्लान आया ना,
तो वापस हमारे गवर्नमेंट ने सोच लिया कि नहीं इंडस्ट्री का एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करते हैं। एग्रीकल्चर, हमें अनाज, एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद अनाज बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। ऐसे थोड़ी करते हैं कि हमारे यहाँ हमारी कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, भाई एग्रीकल्चर के लिए बाहर पे डिपेंड ना हो, हम खुद काम करेंगे। तो 1960 में वापस एग्रीकल्चर पे जो है वो ध्यान दिया गया और ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया। सुना होगा ना ग्रीन रिवॉल्यूशन में, इस चैप्टर में भी आगे आएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन करके एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया 10 साल, मतलब उसके बाद के 2 फायर प्लान में यही चला। सोचो, फर्स्ट फायर प्लान में एग्रीकल्चर को ध्यान दिया, सेकंड फायर प्लान में इंडस्ट्री पे चले गए, फिर थर्ड फायर प्लान में वापस एग्रीकल्चर आया। 2 फायर प्लान 10 साल तक एग्रीकल्चर चला। अब लगा कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो गया है तो वापस वो इंडस्ट्री पे चले गए, ठीक है ना। अब इंडस्ट्री थोड़ी अच्छी हुई तो कहे नहीं अब सर्विस सेक्टर को बढ़ाना है, हर सिटी में मेट्रो बनाओ, हर सिटी में जो है वो पक्के रोड बनाओ, सर्विस सेक्टर को इम्प्रूव करो, उसमें चले गए। और ऐसा आज तक चलता आ रहा है, आज तक चलता आ रहा है। आज इतने साल हो गए ना आज़ादी को, उसके बावजूद एक क्लैरिफिकेशन हमारे गवर्नमेंट का नहीं है कि एग्रीकल्चर को पूरा डेवलप करना है, इंडस्ट्री को करना है कि सर्विस सेक्टर को करना है। और हम तीनों में आधे अधूरे बैठे हुए हैं। हमारी कंट्री में हम तीनों में आधे अधूरे हैं, ना एग्रीकल्चर टॉप लेवल पे है, ना इंडस्ट्री, ना वो। तो हमारी कंट्री किस बेस पर डेवलपमेंट करेगी वो अभी है ही नहीं। तो ये है ना लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, जो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए ना वो नहीं है। मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, डेवलपमेंट तीनों का हुआ है, लेकिन किसी एक को फोकस करके और उनके बेस पर बाकी 2 का डेवलपमेंट किया जाए ना, तो वो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट और जल्दी होगा। अरे बात ध्यान। तो ये जो है वो हमने हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर का सिनेरियो देखा, क्यों एग्रीकल्चर पीछे है वो भी हमने समझा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो पॉइंट आते हैं कि एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए क्या करें, गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमें क्या करना है, उनके रिलेटेड जो आगे के पॉइंट्स हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।